नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे 2008 की एक एक्शन थ्रिलर फिल्म टेरा नोवा के बारे में। एक ठंडी सुनसान आइलैंड के पहाड़ों पर जिलिन एक सेफ जगह ढूंढ रहा है कैंप के लिए। वो चलते चलते थक जाता है और एक बार फिसल कर एक ठंडी नदी में गिर जाता है। थोड़ी देर बहने के बाद वो निकल आता है और अपना सफर जारी रखता है। जब वो बहुत थक जाता है तो एक बड़ी चट्टान के पास रुकता है, एक फूल खा लेता है और सोचने लगता है कि ये सब शुरू कैसे हुआ। जिलिन को 6 लोगों के कत्ल के लिए जेल में उम्र कैद की सजा मिली है। एक दिन दोपहर उसको जेल के गवर्नर से मिलने ले जाया जाता है। गवर्नर उससे पूछता है, तुम्हारा सपना क्या है? ऐसा ही सवाल दूसरे कैदियों से भी पूछा जाता है। मोरियक कहता है वो समुंदर देखना चाहता है। याकूत चाइना के खिलाफ जंग देखना चाहता है। ओबेज्यांग चुप रहता है। ओबेज्ञान जेल में काम करना और गवर्नर बनना चाहता है। तोल्या स्पेस स्टेशन की प्रोग्रेस देखना चाहता है और सिपा कहता है वो औरतों को फिर से देखना चाहता है। लेकिन जिलिन का जवाब कभी नहीं दिखाया जाता। गवर्नर बताता है कि उनको एक पीनल कॉलोनी में ट्रांसफर किया जा रहा है। जल्दी ही सब कैदियों को एक जहाज में बिठा दिया जाता है। जेल की तरह यहाँ भी कैदियों को ग्रुप्स में बांट दिया जाता है और सेल्स में रखा जाता है। ओबेज्ञान अपने आप को बॉस समझता है और एक आदमी को मार देता है उसके बेड के लिए। जब जहाज का दरवाजा बंद होता है और वो चल पड़ता है, कैदियों को लगता है ये एक छलावा है और उनको समुद्र में मरने के लिए छोड़ा जा रहा है। जब लोग गुस्सा होने लगते हैं, जिलिन को सिपा के साथ जेल में हुई एक बात याद आती है। सिपा को दिमागी परेशानी है। वो हमेशा दीवार पर चित्र बनाता था और बकवास करता था। उस दिन उसने कहा था कि जन्नत और जहन्नुम में जगह नहीं बची और एक तीसरी जगह जो पर्गेटरी जैसी है उनके जैसे लोगों के लिए तैयार की जा रही है। जिलिन को तब ये बकवास लगी थी, लेकिन अब उसको इसमें कुछ सच्चाई दिख रही है। थोड़ी देर बाद सब शांत हो जाते हैं और सफर में बातें करते और खाना खाते हुए वक्त गुजारते हैं। लेकिन सफर के बीच में एक गैंग अपने साथी को ढूंढने के लिए सेल से निकल आती है। ओबेज्ञान पहले बात करने का नाटक करता है, फिर उस आदमी को मार देता है जिसको वो ढूंढ रहे थे। इससे हंगामा शुरू हो जाता है। कैदियों के दोनों ग्रुप्स बार के आर पार एक दूसरे को मारने लगते हैं। सिर्फ स्टारी, एक बूढ़ा आदमी, पीछे रहकर दुआ करता है। लड़ाई ज्यादा देर नहीं चलती। गार्ड्स जल्दी आ जाते हैं, एक वार्निंग शॉट चलाते हैं और स्लीपिंग गैस ग्रेनेड फेंक कर सबको बेहोश कर देते हैं। आखिर में वो एक सुनसान आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। वहां कैदियों के हाथों में नंबर वाली हथकड़ियां डाल दी जाती हैं और उनको बीच पर छोड़ दिया जाता है, जहां मिस्टर ओलाफसन और मार्ता, टेरा नोवा प्रोजेक्ट के हेड, उनको कुछ बताते हैं। दुनिया भर में डेथ पेनल्टी इलीगल हो चुकी है, इसलिए जेल्स में जगह कम पड़ रही है इतने सारे मुजरिमों के लिए। इसलिए रशियन गवर्नमेंट ने ये जमीन दी है इस प्रोजेक्ट के लिए, जो कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस फंड कर रहे हैं। आज से ये कैदियों को कॉलोनिस्ट्स कहा जाएगा और उनकी हिफाजत के लिए सब कुछ दिया जाएगा, जैसे 3 महीने का खाना। एक सैटेलाइट उनको हर वक्त देखेगा और आसपास कुछ कम्युनिकेशन बॉय भी हैं। उनके पास मौका है कि वो एक बोट लेकर उनमें से एक के पास जाएं, रेड बटन दबाएं और बताएं कि उनको क्या चाहिए। अगर ग्रीन लाइट जलती है तो मतलब उनकी रिक्वेस्ट मान ली गई है। ओबेज्ञान को 24 घंटे 7 दिन रिकॉर्ड होने का आइडिया पसंद नहीं, तो वो विरोध में एक बड़ा पत्थर फेंकता है। लेकिन गार्ड्स जल्दी उसे वार्निंग शॉट से पीछे हटने को मजबूर कर देते हैं। मार्ता साफ करती है कि बॉय का इस्तेमाल प्रोजेक्ट छोड़ने के लिए भी किया जा सकता है, बस अपना नाम और वजह बतानी होगी। अगर वो ऐसा करते हैं तो उनको जेल वापस भेज दिया जाएगा। बॉय को बीच पर नहीं, समुद्र में रखकर यह सुनिश्चित किया गया है कि बोट पर चढ़ने से पहले वो 2 बार सोचें। जाने से पहले गार्ड्स रेत पर ढेर सारी चाबियां फेंक देते हैं और बताते हैं कि वो नंबर वाली हैं, जो उनकी हथकड़ियों से मैच करती हैं। कैदी उनके लिए दौड़ पड़ते हैं और आपस में लड़ने लगते हैं, जबकि जिलिन और सिपा सुरक्षित पीछे रहते हैं और सिर्फ वही चाबियां उठाते हैं जो दूसरे गिरा देते हैं। स्टारी भी पीछे रहता है और देखता है कि कैसे एक गैंग चाबियों के आसपास लाइन बनाकर अपने राइवल्स को बाहर रखता है और एक ग्रुप गार्ड्स के छोड़े हुए क्रेट से हथियार उठाकर भीड़ पर हमला करता है। आखिर में अली का गैंग हालात पर कंट्रोल कर लेता है। अली अपने और स्टारी के लिए एक जैकेट और अच्छे जूते लेता है, फिर एक आदमी को बोट पर भेजने के लिए चुनता है। लेकिन जैसे ही वो किसी को पकड़ता है, ग्रुप मौका देखकर हमला कर देता है और फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। इस लड़ाई में दर्जनों लोग मर जाते हैं। मोरियक अली को पत्थर से मार देता है। ओबेज्ञान स्टारी को भी पत्थर से मारता है और बॉय तक पहुंचने वाली बोट पर सवार 3 लोग समुद्र में गिरकर डूब जाते हैं। बचे हुए कैदी वेयर हाउस में जाते हैं और सप्लाईज बांटने लगते हैं। ओबेज्ञान वहां मिले टूल्स का फायदा उठाकर अपनी हथकड़ियां जबरदस्ती खोल देता है। जिलिन एक बैग में ढेर सारी सप्लाईज पैक करता है, एक जैकेट लेता है और सिपा को सुनता है जो कहता है कि खाना 3 महीने नहीं चलेगा। फिर वो अकेले सरवाइव करने और आइलैंड से निकलने का रास्ता ढूंढने के लिए निकल पड़ता है, जो हमें कहानी की शुरुआत में ले जाता है। जिलिन आइलैंड की खोज करता है जब तक उसे बिना बर्फ वाली जगह और एक चट्टानी ढांचा नहीं मिलता जो थोड़ा शेल्टर दे सकता है। वो वहां बैठने का फैसला करता है और अपनी जेल की यूनिफॉर्म में छुपाई हुई अपनी फैमिली की फोटो देखता है। उसे उनकी बहुत याद आती है और आंसुओं के साथ वो सो जाता है। कुछ देर बाद वो चीखने की आवाज से जागता है। पता चलता है कि सप्लाईज में चूहे भरे थे जो अब उसका खाना और बैग चट कर रहे हैं। जब बारिश शुरू होती है, जिलिन उस चट्टानी ढांचे के नीचे शेल्टर लेता है, आग जलाता है और पानी गर्म करता है। बारिश रुकने के बाद वो एक चिड़िया पकड़ता है और उसे आग पर भूनता है। तभी सिपा उसे ढूंढ लेता है। बातें करते करते सिपा उसका चाकू चुराने की कोशिश करता है, लेकिन जिलिन देख लेता है और चाकू वापस ले लेता है। सिपा अपने पास रखा नमक और मदद ऑफर करता है, बदले में थोड़ा मांस मांगता है, जिसे जिलिन मान लेता है। सिपा और लकड़ियां लेने जाता है और चट्टानों पर टंगी जिलिन की फैमिली फोटो देखकर उसकी बीवी को फ्लाइंग किस देता है। बाद में वो चिड़िया शेयर करते हैं। खाना खाने के
बाद सिपा चट्टान के किनारे जाता है और कहता है कि वो डर की वजह से कूदता नहीं। वो जिलिन से पूछता है कि वो भी क्यों नहीं मरता। जिलिन बताता है कि उसकी फैमिली मर चुकी है और वो उनके पास दफन होना चाहता है, जो इस आइलैंड पर मरने से नहीं हो सकता। दोनों सो जाते हैं और जब जिलिन जागता है तो देखता है कि सिपा ने उसकी फोटो चुरा ली है अपनी गंदी हरकतों के लिए। गुस्से में जिलिन उसे पीटता है और चट्टान से धक्का दे देता है, लेकिन सिपा मरता नहीं क्योंकि वो समुद्र में नहीं, नीचे की पहाड़ी पर गिरता है। इस झगड़े के बावजूद दोनों साथ में आइलैंड की खोज करते हैं। सिपा पानी में मिले कचरे से आसानी से मनोरंजन करता है, जबकि जिलिन मछली पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन पानी में बस एक अजीब सा जलीय कनखजूरा मिलता है जो सिपा को डरा देता है। इधर उधर देखते हुए जिलिन को चट्टानों में एक सी प्लेन का हिस्सा दिखता है। थोड़ा और ऊपर जाने पर उसे पूरा प्लेन मिलता है, जिससे उसे उम्मीद जागती है क्योंकि वो पहले पायलट था और उसे उड़ा सकता है। लेकिन दो लोग उसे हिलाने के लिए काफी नहीं, तो वो फिलहाल शेल्टर वापस लौटते हैं। जिलिन वेयर हाउस से ली गई माचिस से आग जलाता है, लेकिन उसमें कुछ ऐसा है जो जहरीला धुआं बनाता है। वो आग से दूर चला जाता है और सोए हुए सिपा को भी खींच लेता है, जो पहले जागता नहीं। जिलिन के हिलाने पर सिपा होश में आता है, लेकिन उसकी बकवास जारी रहती है। जिलिन समझता है कि ठंड उनको कभी भी मार सकती है। दोनों बेस पर वापस जाने का फैसला करते हैं ताकि कोयला चुरा सकें। बेस पर हालात आसान नहीं है। ओबेग्यान और उसका गैंग कंट्रोल में है, सप्लाईज बांटते हैं और रूटीन बनाए रखते हैं। ओबेग्यान तो अपने आप को गवर्नर बुलवाता है, लेकिन जो उनके गैंग में नहीं, उनको बैरक में रखते हैं। उनको सिर्फ एक घेरी हुई जगह में टहलने की इजाजत है, जैसा असली जेलों में होता है। एस्टोनेट्स वॉच टावर से उन पर चिल्लाता है। जब उनको वापस भेजा जाता है तो दौड़ना पड़ता है, क्योंकि जो आखिरी रहता है उसे मारकर बाद में खाना बनाया जाता है। जिलिन और सिपा कोयले के डब्बे तक पहुंचते हैं और वहां आग के अवशेष पाते हैं। इतना चलने के बाद वो ठंड से जम रहे हैं तो आग के पास लेटकर सो जाते हैं। लेकिन सिपा जल्दी जाग जाता है जब उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। गैंग अपने ताजा कैदी को भूनने के लिए ला रहा है। वो चट्टान के पीछे छुप जाता है, लेकिन जिलिन अभी बाहर है। सिपा उसे बचाने के लिए वापस आता है, लेकिन देर हो जाती है और ओबेग्यान के आदमी उनको पकड़ लेते हैं। दोनों को बेस पर ले जाया जाता है, जहां ओबेग्यान उनकी सजा तय करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो सप्लाईज लेकर भाग गए थे। याकूत उनको याद दिलाता है कि वो जहाज की लड़ाई में उनके साथ थे, जिससे एस्टोनेट्स उसे दखल देने के लिए गाली देता है। याकूत जवाब में उसे मारता है और पूरा गैंग उस पर टूट पड़ता है। नतीजतन याकूत को भी जिलिन और सिपा के साथ बैरक में डाल दिया जाता है। वो थोड़ी देर टहलते हैं और जब एस्टोनेट्स वापस आने का ऐलान करता है, जिलिन पीछे रहता है, लेकिन सिपा उसे खींचकर अंदर ले जाता है। वो सिर्फ देखते हैं कि आखिरी खड़ा आदमी पकड़ा जाता है और एक खंभे से बांधा जाता है जो पानी मांगता है। सिपा उस पर तरस खाकर उसके होठों तक एक कप ले जाता है, फिर उसे मार दिया जाता है। बाद में सोने से पहले ग्रुप बगावत की संभावना पर चर्चा करता है। उनको डर है क्योंकि ये खतरनाक हो सकता है, लेकिन श्रम उनको समझाता है कि कोशिश करना जरूरी है। अगली सुबह तोलिया ओबेज्यांकट को दिखाता है कि उसने अपने वर्कशॉप में चोरों को पकड़ने के लिए एक सीक्रेट ट्रैप लगाया है। रोजाना टहलने के बाद एस्टोनेट्स उनको वापस अंदर भेजने की कोशिश करता है ताकि वही पुराना खेल, लेकिन सिर्फ 2 लोग दौड़ते हैं, बाकी पीछे रहते हैं और इकट्ठा हो जाते हैं। याकूत एस्टोनेट्स को चुप कराने के लिए उस पर पत्थर फेंकता है। जिलिन ओबेज्यान के पास जाता है और एक डील ऑफर करता है। अगर वो उन्हें बॉय तक जाने दे और खाना मांगने दे तो जिलिन उसे उस प्लेन की जगह बताएगा जो उसने ढूंढा। ओबेज्यान मान जाता है और गेट खोल देता है। टोलिया और जिलिन 2 और लोगों के साथ नाव पर जाते हैं। ओबेज्यान अपने आदमियों से पूछता है कि क्या वो जिलिन के बारे में कुछ जानते हैं। तब उसे पता चलता है कि जिलिन पायलट था, उसका परिवार प्लेन क्रैश में मर गया और उसने एयरपोर्ट पर फ्लाइट डिस्पैचर्स को राइफल से मार डाला। इस क्राइम को गहरे भावनात्मक उत्तेजना में मर्डर कहा गया। जैसे ही बोट काफी दूर चली जाती है, ओबेग्यान ग्रुप को बैरक में वापस जाने का ऑर्डर देता है और अपनी डील कैंसिल कर देता है। याकूत उसका सामना करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे तुरंत मार दिया जाता है। ओबेग्यान एक और आदमी पकड़ता है और ऐलान करता है कि खेल फिर से शुरू है। ग्रुप के पास बैरक में भागने के सिवा कोई चारा नहीं, क्योंकि ओबेग्यान के आदमियों के पास हथियार हैं। इधर समुद्र में एक आदमी बोट से गिर जाता है, लेकिन वो उसे वक्त पर पकड़कर वापस खींच लेते हैं। तोलिया बॉय तक पहुंचता है और मदद मांगता है, लेकिन बॉय खराब है और उसके टूल्स भी काम नहीं करते। वो किनारे वापस आते हैं और जिलिन ओबेज्यान को बताता है कि खाना रास्ते में है, लेकिन ओबेग्यान यकीन नहीं करता क्योंकि ग्रीन लाइट की कंफर्मेशन नहीं थी। तोलिया उसे प्लेन की बात याद दिलाता है, लेकिन ओबेग्यान इसे भी सच नहीं मानता। फिर भी ये बात ओबेज्यांका को प्रेरित करती है और वो प्लेन की तरह हाथ फैलाकर घूमने लगता है। ओबेग्यान को ये ध्यान भटकाने वाला लगता है और वो उसे गले से पकड़ लेता है। तोलिया मौका देखकर पीछे से हमला करता है और उसे मार देता है। उसके ग्रुप के 2 और मेंबर्स अमूरबेक और अर्जानोव बाकी गैंग को मार देते हैं और एस्टोनेट्स को पकड़ने से पहले वो भाग निकलता है। वो जिलिन से पूछते हैं कि अब क्या करना है। जिलिन कहता है कि बैरक के कैदियों को आजाद करो, क्योंकि वो यकीन दिलाता है कि खाना आ रहा है, बस लाइट खराब होने की वजह से नहीं दिखी। लोग शक करते हैं और कहते हैं कि अब उनके पास खाने के लिए ढेर सारी लाशें हैं, लेकिन तोलिया कहता है कि उनको दफनाना चाहिए। जिलिन फिर प्लेन की बात याद दिलाता है तो अमूरबेक और अर्जानोव मान जाते हैं। वो कैदियों को आजाद करते हैं और
और बताते हैं कि कुछ दिन खाने का इंतजार करना होगा, लेकिन अब एक दूसरे को खाना नहीं बनाएंगे, सबको शांत रहना है और साथ देना है। वो एक ग्रुप को प्लेन रेस्क्यू करने के लिए भी भेजेंगे, जिसे वो एक हैंगर में रखेंगे और धीरे धीरे ठीक करके भागने के लिए इस्तेमाल करेंगे। अचानक सिपा उनकी प्लानिंग में दखल देता है और कहता है कि कोई सैटेलाइट नहीं है, जबकि वो रेत और 3 लाशों से SOS मैसेज लिख रहा है। कुछ देर बाद एस्ट्रोनेट्स बेस पर लौटता है। नई रूल्स की वजह से जो अमन बनाए रखने की बात कहते हैं, वो उसके किए को फिलहाल नजरअंदाज करते हैं और खाना शेयर करते हैं। जिलिन एक ग्रुप को प्लेन की तरफ ले जाता है और जब वो देखते हैं कि वो सच बोल रहा था, उनका मूड बहुत अच्छा हो जाता है। सब मिलकर प्लेन को आसानी से ले जाने के लिए टुकड़ों में बांटते हैं और पीसेस को बेस पर ले आते हैं। आखिरकार मार्ता ढेर सारे गार्ड्स के साथ आइलैंड पर आती है। वो गैस इस्तेमाल करके लोगों को दूर रखते हैं, लेकिन जिलिन को बात करने की इजाजत देते हैं। वो उनकी रिक्वेस्ट की लिस्ट पर चर्चा करता है। मार्ता कंफ्यूज है कि वो गैस क्यों मांग रहे हैं। जिलिन बताता है कि ये जनरेटर्स के लिए है जो विंड पावर्ड हैं, लेकिन पोलर नाइट में काम नहीं करते। असल में वो गैस प्लेन के लिए चाहते हैं। जिलिन पूछता है कि सिपाह का SOS मैसेज क्यों नहीं देखा गया। मार्ता बताती है कि उनका सैटेलाइट इंफ्रारेड है, वो गर्मी देखता है, लोग और स्टोव देख सकता है, लेकिन शब्द नहीं। वो ये भी जानना चाहती है कि कुछ दिन पहले लोग बेस से इतना दूर क्या कर रहे थे। जिलिन कहता है कि वो फिशिंग कर रहे थे। वो उसका यकीन नहीं करते क्योंकि वहां मछलियां नहीं हैं, तो वो फिर झूठ बोलता है कि वो कनखजूरे जैसे जीव खा रहे थे, जिसे सुनकर मार्ता शॉक्ड हो जाती है। वो पूछते हैं कि ओरिजिनल 206 कॉलोनिस्ट्स में से कितने बचे हैं। जिलिन को ये सवाल शक्की लगता है क्योंकि सैटेलाइट से उनको पता होना चाहिए। वो बताता है कि 87 बचे हैं और कई बीमार हैं, लेकिन कोई प्रोजेक्ट छोड़कर जेल नहीं लौटना चाहता। जाने से पहले मार्ता कहती है कि जिलिन को एक पर्सनल रिक्वेस्ट का हक है। वो उसे कुछ कागज देता है और ग्रुप की अच्छी देखभाल करने को कहता है। गार्ड्स नई सप्लाईज छोड़कर चले जाते हैं। जिलिन और उसके लोग हैंगर में छुपे प्लेन में गैस टेस्ट करते हैं और खुशी से पाते हैं कि वो काम करता है। बाद में वो देखते हैं कि गार्ड्स और मार्ता के जाने के बाद नए अमेरिकन कैदी आते हैं। इनका भी एक लीडर है, एक बहुत बड़ा आदमी। जिलिन उससे हाथ मिलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो जिलिन को मारता है, जिससे दोनों साइड्स में जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई क्रूर है, कोई भी मारने में नहीं हिचकता। सिपाह जिलिन को खींचकर वर्कशॉप में छुपाता है। एक अमेरिकन उनका पीछा करता है, लेकिन तोलिया के ट्रैप में फंसकर तुरंत मर जाता है। अर्जानोव अमेरिकन लीडर से भिड़ता है और हारने वाला होता है, लेकिन अमूर बेक बीच में आकर उस बड़े आदमी को मार देता है, जबकि आसपास की बिल्डिंग्स में आग लग जाती है। ये सब प्रोजेक्ट के हेड्स देख रहे हैं। जब उन्हें पता चलता है कि हालात बेकाबू हो गए हैं और कॉलोनी के 40% से ज्यादा लोग मर चुके हैं, मार्ता सेंट्रल ऑफिस को कॉल करती है। उसे कोड नेकेड आइलैंड लागू करने को कहा जाता है। ढेर सारे गार्ड्स आइलैंड पर आते हैं और बचे हुए कैदियों को गोली मार देते हैं, जबकि मार्ता जिलिन के कागज जला देती है। खुशकिस्मती से कुछ लोग पहाड़ों या हैंगर में छुपकर बच जाते हैं। जिलिन, सिपाह, अर्जानोव और तोलिया वो मिलकर प्लेन को बाहर धकेलते हैं, लेकिन बोर्ड करने से पहले सिपाह अलविदा कहता है और पहाड़ियों की तरफ दौड़ता है ताकि समुंदर में कूद सके। अब उसे डर नहीं लगता। बचे हुए 3 लोग प्लेन में चढ़ते हैं और जिलिन उसे सेफली उड़ा लेता है। हालांकि गार्ड्स रास्ते में उन पर गोलियां चलाते हैं। उसके 2 साथी मर जाते हैं, लेकिन जिलिन को गोलियां नहीं लगती और वो अपनी आजादी की तरफ उड़ जाता है।